सर डाउट है टेस्ट सीरीज सर क्वेश्चन नंबर 18 में टेस्ट सीरीज 4 पेज नंबर बोलेंगे सर 171 172 171 क्वेश्चन नंबर 18 सर रेशो ना इसमें निकाल ली मगर एक बार रेशो निकाल बता दो बस कंफर्म कर लिया 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner for 1/3 share in profit of the firm. C acquires his share as a 2/9 from A and 1/3 of his share from B. और C कैपिटल लेकर के आया है, आगे इंफॉर्मेशन है, तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ रेशियो निकालने में आ रही है, करेक्ट? ओल्ड रेशियो बिटवीन A एंड B 3:2 ये आ गई है ये 3:2. C जो नया पार्टनर है इसका शेयर है 1/3. C acquires 2/9 from A. तो A's sacrifice 2/9 इसने A से लिया. मैं निकालूं, मान लीजिए A's न्यू शेयर, ये कैसे निकालूंगा बताएगा कोई? ओल्ड माइनस बताओ क्या ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस वैल्यू बोलो. अच्छा वो 3/5 3/5 ये था, 2/9 इतना इसने दे दिया, समझ में आ गया? इतना इसका शेयर था 3/5 पहले, इतना इसने दे दिया, तो वो जो बचा हुआ वही बचेगा न्यू शेयर. 27/45 अब B सैक्रिफाइस कैसे निकालें? 2/5 मान लो देखो सिंपल एक तरीका ये भी है सर. C का ना टोटल शेयर इतना, C का टोटल शेयर इतना, इसमें से इतना तो A ने दिया, तो बाकी बचा B ने दिया होगा. C का टोटल शेयर इतना 1/3, इसमें से 2/9 A ने दिया, तो बाकी बचा B ने दिया. 1/9. दूसरा तरीका, क्वेश्चन में बोला हुआ है 1/3 ऑफ हिज शेयर. C का शेयर कितना है? 1/3. इसका 1/3. अभी यार सर मगर इसमें तो हमें उसका 2 मतलब B का शेयर तो है 2/5 है ना. आप 2/5 का 1/3 कर रहे थे. 2/5 का 1/3 को देखो ऑफ किसका करना है, क्वेश्चन में ये पढ़ना पड़ेगा हमें ध्यान से. ऑफ किसका करना, लैंग्वेज स्टार्ट होती है ऐसे, C acquires his share as 2/9 from A and 1/3 of his share. लैंग्वेज देख पा रहे हैं? उसी के शेयर का 1/3, C के शेयर का ही 1/3. वैसे सर जितने क्वेश्चन हैं बुक में मतलब ऐसे उसमें उसी C का ही 1/3 हो रहा है. हाँ, ये तो क्वेश्चन डाले हुए हैं ये, जो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिखते हैं, मैंने सारे के सारे चैप्टर के अंदर नहीं डाले हुए. फिर उस क्वेश्चन की ना जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है. अगर सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर होंगे, इजी भी, एवरेज भी, टफ भी, बड़ी वैल्यू कम हो जाएगी. कॉन्सेप्ट वाइज वाले सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो थोड़े डिफरेंट हैं, जो अलग से हैं, जो लगता है नहीं करे, वो डाले हुए मैंने रिवीजन और टेस्ट सीरीज के अंदर. एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, नई नई चीज सीखते जाओगे. और कुछ? तो सर अब सीधा 1/3 C में लिख देंगे या फिर ऐड कर देंगे, हाँ, है ना. और कुछ टेस्ट सीरीज 4 में क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 16 में जो और वाला पार्ट है ना, हाँ, इसमें वो प्रीमियम वाली एक तो एंट्री होगी, तो इसमें जो B है ना वो गेन आ रहा है, A सैक्रिफाइस कर रहा है और B गेन कर रहा है. तो जो प्रीमियम का पैसा है 60,000 वो सीधा बस A को ही दे देंगे ना पूरा. लेकिन जो गेन करा उससे भी तो पैसा लेंगे उससे. हाँ वो मतलब उसे सैक्रिफाइस वो उसे डेबिट में बिठा के ले लेंगे पैसे, है ना. आगे तक से हो गया ये. और कुछ? अभी संडे को टेस्ट है इसका, सुबह 9 बजे टेस्ट देना है इसका.
फिर वही सैंपल प्रैक्टिस चलेगी 9 से 12 का शेड्यूल जो हर संडे होता था वही शेड्यूल रहेगा पूरी अप्रैल, बस लास्ट संडे होली की वजह से ऑफ था। बाकी अप्रैल के चारों संडे सेम शेड्यूल रहेगा। 9 बजे टेस्ट, फिर सैंपल की प्रैक्टिस। टेस्ट में चेक हैंड टू हैंड करके दूंगा। 13 क्वेश्चन 13 में से किसी का आंसर आ रहा है 2100 पर अच्छा। मेरा है 3500 रुपए। पढ़ लेते हैं 13 क्वेश्चन। कंपनी forfeited 1000 shares of rupees 10 each issued at a premium of 20%, 8 rupees called up। तो सर फेस वैल्यू 10 रुपए, एसपीआर 2 रुपए, इशू प्राइस 12 रुपए, कॉल्ड अप 8 रुपए लिए, मतलब 8 रुपए मंगाए। ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ 2 रुपीस एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 रुपीस इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। तो बताइए 8 में से कितने रुपए आ गए? 5 रुपए। 5। सर एप्लीकेशन के आए हैं 2, अलॉटमेंट के आए हैं 3 + 2। अलॉटमेंट में 5 रुपए है, उसमें प्रीमियम 2 रुपए का जुड़ा हुआ है, तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपए तो हुआ। तो एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 + 2, टोटल कितने रुपए आए हैं? इसको तो हम काउंट ही नहीं करते शेयर फॉरफीचर में, तो हम इसके बाद करना है। टोटल 5 रुपए आए हैं, तो 3 रुपए नहीं आए हैं, इसका मतलब ये होगा ना। तो क्या 8 मंगाए, 8 मंगाए, 5 आए, मतलब 3 नहीं आए। आगे, out of these 700 shares were reissued for 6 rupees, 8 rupees paid up। सर 8 रुपए और 6 रुपए दो अमाउंट दे रखे हैं, इनमें से बैंक वाला कौन सा? 6 रुपए। 6 रुपए, क्योंकि ये 4 के बाद लिखा। तो 8 रुपए और 6 रुपए में जो डिफरेंस है 2 रुपए, ये एसपीआर है या डिस्काउंट है? ये एसपीआर डिस्काउंट है। 8 रुपए का शेयर 6 रुपए में इशू करा है, 2 रुपए का डिस्काउंट है। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व मांगा है जी, फॉर्मूला बताइए कैपिटल रिजर्व का। amount forfeited per share minus discount on reissue into number of share reissue। बिल्कुल सही। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। अब मुझे बताइए अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर कितना है? 3000 पर शेयर बताइए अमाउंट फॉरफिटेड कितना है? सर 3 रुपए। बाकी सब भी बोलो भाई, बाकी सब दिया करा नहीं। सर 5000 रुपए है पर शेयर बात कर रहे हैं। हाँ जी 3 रुपए सर। 3 रुपए का बोल चुका हूँ सर। पर शेयर बताना ना हमें। अमाउंट फॉरफिट पर शेयर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ शेयर अमाउंट forfeited अपॉन नंबर ऑफ शेयर forfeit ऐसे भी निकाल सकते हैं बिल्कुल से। माइनस डिस्काउंट। मुझे ऐसा फॉर्मूला नहीं, मीनिंग बताइए व्हाट इज अमाउंट फॉरफिटेड। अमाउंट forfeited सर जो पहले वाली एंट्री में जितना हमने अमाउंट forfeit। मीनिंग बताइए एक जनरल भाषा में, आम भाषा में मुझे एक समझाइए कि अमाउंट फॉरफिटेड से आप क्या समझते हैं? मतलब जितना पैसा हमने आ गया वो जब्त कर लिया हमने। करेक्ट, जितना पैसा आ गया हमने जब्त कर लिया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में एक शेयर का सोचते हुए दिमाग में सिर्फ एक शेयर रखो, भूल जाओ कितने शेयर्स हैं और बताओ कितना पैसा है जो हमने मंगाया और आ गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपए। सिंपल। तो क्यों 3 रुपए बोल रहे थे आप सब? अभी भी तो समझाया मैंने, देखो 5 के आगे टिक भी लगा रखने वाला है। 2 रुपए एप्लीकेशन के मंगाए आ गए, अलॉटमेंट के 3 + 2 मंगाए आ गए, उसके बाद नहीं आए, तभी फॉरफिट कर रहे हैं। तो अमाउंट टोटल 7 रुपए आ चुका है, लेकिन ये फॉरफिट नहीं कर सकते। फॉरफिट कितना कर सकते हैं? 5 रुपए। तो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर इज ₹5 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 2 रुपए। डिस्काउंट ऑन इश्यू 2 रुपए। सर 8 का शेयर 6 में रीइश्यू करा है, 2 रुपए का डिस्काउंट। मल्टीप्लाई किससे करना? 700 नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, जो कि इस क्वेश्चन में 700। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको सर हाँ जी क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर।
सर इसके अंदर मुझे ना वो नहीं समझ आ रहा कि हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट पे ना जितना मंगाए पैसा वो पूरा नहीं पड़ पा रहा। चॉइस से पहले वाला की बात वाला पहले वाला इसमें आप क्या पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मतलब एप्लीकेशन पे 3 मंगाया, अलॉटमेंट में 1 और फर्स्ट कॉल पे 2 2। उसके बाद मंगाए नहीं अभी तक। अच्छा तो सेकंड कॉल की एंट्री करनी नहीं। हाँ और सर 4000 के जो मंगाए हैं और 6000 के मंगाए, इसमें 6000 वालों ने पैसे नहीं दिए तो हमें कैंसिल हो गया मुझे इसमें, मतलब वो अमाउंट निकालने में 4000 शेयर्स तो हमने वेंडर को इशू करे हैं। हाँ तो इसे भूलना प्लांट नहीं प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4000 इनटू में 10 40000 रुपए से एंट्री होगी। ये दो एंट्री तो ये होगी। हाँ उसके बाद पब्लिक को इशू करे हमने 6000 शेयर। फिर हमें 4 को इग्नोर कर देना। हाँ तो एक बार एंट्री होगी कंप्लीट, उसके बाद इग्नोर कर दो, फिर 6000 वाली एंट्रीज पे आ जाओ। अच्छा फिर तो बैंक टू एप्लीकेशन सब 6000 से होंगे सारी एंट्रीज। फिर 6000 से होंगे। हां जी। सर क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन 173 गूगल कर लीजिए कोई भी 3 एनपीओ, आप नाम लिख लीजिए कोई भी 3 एनपीओ का। पतंजलि सर हेल्पेज पतंजलि इंडिया, गिफ्ट फाउंडेशन हेल्पेज इंडिया, अपनी तरफ से नाम बना सकते हैं। एनजीओ बहुत होती हैं इसलिए अपनी तरफ से बना सकते हो आप कुछ भी। एबीसी क्लब, क्लब एनजीओ का पार्ट, रेजिडेंस वेलफेयर आरडब्ल्यू हर एक सोसाइटी में यहाँ तक वो सब एनजीओ का पार्ट। और कुछ सर हाँ जी सर ये पेज नंबर 174 पे जो सुरेंद्र बैंक है इसका हाँ। एक बार वो बता दो करने का प्रोसीजर। निकाल लीजिए 174 पे सिलेबस वाला क्वेश्चन है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पहले वाला कॉमन साइज में ध्यान कीजिए क्या करते हैं हम कंपेयर नहीं करते, कंपैरेटिव में कंपेयर करते हैं, कॉमन साइज में कंपेयर नहीं करते। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना। मतलब उसका टोटल अपॉन में हाँ जी। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ये पीएनएल है, पीएनएल में डिनोमिनेटर क्या होता है बताइए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू? नहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल सही, टोटल रेवेन्यू नहीं नहीं होता। तो 40 लाख अपॉन 40 लाख इनटू 100, ये 100 आ गया तो परसेंटेज में 100 लिख दिया जाएगा। ठीक है। अगले वाले में अमाउंट नहीं दे रखा लेकिन ये दे रखा है कि 1.5% है। एक्सपोर्ट तो तो 40 लाख मल्टी क्या 1.5%? मतलब एक्सपोर्ट करके कर लेंगे तो भी आएगा। एक्सपोर्ट करके कर लोगे देखो तो भी आएगा 60 x अपॉन 40 लाख इनटू 100 या 1.5। या फिर सबसे इजी तरीका सर 40 लाख का 1.5% आ गया। कैसे समझिएगा? एक ही बात। तो आपको हर एक अमाउंट की या तो अमाउंट दे रखा होगा परसेंटेज निकल जाएगी, तो परसेंटेज दे रखा होगा अमाउंट निकल जाएगा। कॉमन साइज सबसे इजी होता है, इसे एग्जाम में काम आता है। लेकिन कुछ साल के बाद आ जाता है एक आध बार, वरना स्टूडेंट करने ही बंद कर देंगे, टीचर्स करवाने ही बंद कर देंगे, इसलिए आ जाता है। सर हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसके अंदर मतलब कि हर बार हमें मतलब ये फॉरफिट हर बार शेयर ये गिवन नहीं होंगे जो ये सुरेंद्र बैंक जरूरी नहीं कि उसका गिवन हो तो बिना गिवन हो। फिर तो सर कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ और मिसिंग कर देंगे, जैसे अमाउंट दे रखा सारी एंट्री का, कुछ जैसे 10,000 रुपए दे रखा 20,000 दे रखा वो मिसिंग कर देंगे। फिर तो ये बैलेंसिंग फिगर से याद लेंगे। जैसे अभी अमाउंट दे रखा है ना, यहाँ पे शेयर दे दिया और अमाउंट नहीं दिया, कुछ और मिसिंग कर दिया। सर ये देगा 60 रुपए कॉल्ड अप है। हम ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा मतलब जैसे भी क्वेश्चन आए हम उसके लिए एलिजिबल हो, हम कैपेबल हो कि हम कर सकें उसको। और कुछ नहीं। इसमें खाली ऑपरेटिंग बतानी है बस 32 में। हाँ कंटिन्यूस प्रॉपर्टी बतानी है।
इसमें क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बाइटेट्स का 32 क्वेश्चन में 4 पॉइंट बताइए। 32 क्वेश्चन का जो 4 पॉइंट है, प्रोविजन फॉर आउटसाइडर्स, क्या करेंगे इसका वजह सही कह रहे हो, आंसर ऐड करेंगे वजह। ये पहले लेस हो चुका था उसमें। हाँ सर, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन है। ये P&L में आ चुका है, प्रॉफिट से घट चुका है, इसलिए पढ़ा है नॉन कैश। ये क्वेश्चन नंबर P&L में कहाँ आता है, अदर अदर एक्सपेंस एक्सपेंस। में। हाँ जी, और क्या सर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गुडविल कैसे निकालेगा? पढ़ देंगे फर्स्ट क्वेश्चन। एबीसी 3 पार्टनर है, 3:4:5 की रेशियो है। बी रिटायर होता है जी फर्म से, और कैपिटल दे रखी है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, रिजर्व्स के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद 1,20,000। ए और सी ने एग्री कर लिया कि बी को हम 1,20,000 नहीं 1,50,000 रुपए देंगे। तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये गुडविल का पैसा होगा। गुडविल का पैसा। क्या 30,000 पूरे फर्म की गुडविल है? नहीं, नहीं, ये सिर्फ बी का शेयर है, करेक्ट? तो बताना पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी? उसका शेयर उल्टा पैसा। हाँ जी, 30,000 रुपए दे रहे हैं सर उसको, और उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। बी का शेयर है 4/12, तो 12/4। सर इसमें ना इन्होंने ये क्यों दिया है फिर कि आप आगे पढ़ो, आगे बढ़ेंगे। नहीं, पीछे मैं पूछ रहा हूँ। रिजर्व डिफरेंस देखो ना, देखो क्या होता है। कैपिटल में हम क्या क्या करते हैं, हम कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखते हैं, रिजर्व्स बांटते हैं और गुडविल एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम पैसा देते हैं उसको। 1,20,000 से पहले क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल में रिजर्व एडजस्ट हो गया, रिवैल्यूएशन एडजस्ट हो गया, लेकिन गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब 1,20,000 में सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, सिर्फ गुडविल को छोड़। तो ये इसलिए लिखी हुई है ये बात, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि 20 और 50 में डिफरेंस बनेगा वो सिर्फ गुडविल का ही बनेगा। हाँ जी, 30,000 into 12/4 90,000 आ गई पूरे फर्म की गुडविल। अब डी नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, तो बताओ डी से कितने रुपए मंगाए? तो 90,000 का कर दीजिए 1/5 18,000। जैसे इसमें 120 का 150 उसे दे रहे हैं हम, 30,000 बढ़ा के, तो इसमें ऐसा भी होता है कि अगर हम 120 में 110 ही करें, नेगेटिव गुडविल नहीं, गुडविल या तो होती है या नहीं होती, नेगेटिव गुडविल नहीं होती। सर ये टाइम गैप तो इसमें बहुत होगा। टाइम गैप किस चीज में? ये फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑन द सेम डे। टाइम गैप क्यों लगा आपको, किस वजह से लगा टाइम गैप? सर क्योंकि वो इधर छोड़ रहा है, इधर नया पार्टनर आ रहा है, तो फिर उसको मतलब बताने में वो लगेगा टाइम, मतलब बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। देखो होता क्या कि सपोज हम 5 पार्टनर्स ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर रखा, तो धीरे धीरे ना अपने पांचों एक नए काम बांटते रहेंगे धीरे धीरे। भाई एक पर्सन इस काम में एक्सपर्ट है, दूसरा पर्सन इस काम में एक्सपर्ट है, इस तरीके से। अब बीच में किसी वजह से कोई पर्सन काम छोड़ रहा, किसी से बन नहीं रही, या कोई अच्छी जॉब मिल गई है, या स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हाटएवर, या कोई फीमेल है उसकी मैरिज हो गई, वो जॉब मतलब पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं, तो उसी टाइम रिमेनिंग पार्टनर क्या सोचते हैं कि इसके वाला काम कौन करेगा? क्लाइंट निकल जाएंगे हाथ से या कस्टमर निकल जाएंगे हाथ से, तो तुरंत उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाता है। तो जनरल यही होता है कि एक पार्टनर हमसे जाता है, तुरंत नया पार्टनर आता है सेम डेट पर। इसके क्वेश्चन हमारे कोर्स के अंदर है नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सी के इंटर में है ऐसे क्वेश्चन। एडमिशन रिटायरमेंट सेम टाइम पे हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्वेल्थ लेवल पे क्वेश्चन दे नहीं सकते, और प्रैक्टिकल यही होता है एडमिशन कम रिटायरमेंट टू बैलेंस। और पूछिए सर 32 क्वेश्चन से पूछना था। हाँ बिल्कुल सर ये पूछना था कि प्रॉफिट डेट कौन सा रखेंगे आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। प्रॉफिट दिया हुआ है सर, क्वेश्चन 32 में लिखा हुआ है प्रॉफिट 5 लाख रुपए आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम, मतलब 1 से लेके 5 तक, इन पांचों को
ऑलरेडी माइनस वाली आइटम है तो माइनस हो चुकी हैं, प्लस वाली आइटम है तो प्लस हो चुकी हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो दे रखा है, मतलब ये दे रखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अभी बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड है कि नहीं है, वो आप देखोगे फर्स्ट और 5 पॉइंट में ना, डिविडेंड या टैक्स है क्या? नहीं है। अब इन 5 पॉइंट में ना तो डिविडेंड है ना टैक्स है, तो 5 लाख को बोल दो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इन 5 पॉइंट में गुडविल सॉरी डिविडेंड या टैक्स होता तो फिर इस प्रॉफिट में हम वो गुडविल और सॉरी वो डिविडेंड और रिजर्व और टैक्स ऐड बैक करते, हाँ। फिर इस प्रॉफिट को बोलते प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर बाकी की रिमेनिंग आइटम लिखते। सर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पांचों पॉइंट कंसीडर हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। सर तो ये मतलब आप ये सोच रहे हो कि ये सब अपने आंसर में 5 पॉइंट को ना लिखें? यस नहीं, देखो नेट प्रॉफिट से मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहता है कि सैलरी डेप्रिसिएशन मैंने कंसीडर कर लिया प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम, क्वेश्चन ऐसा कह रहा, तब क्या होता है? माइनस हुआ होगा कि प्लस हुआ होगा? सर प्लस हो गया होगा। नहीं प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम डेप्रिसिएशन कंसीडर कर लिया गया था, तो माइनस हो गया होगा। क्वेश्चन थोड़ी ना आपको कैश फ्लो बना करके दिखा था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो हुआ है वो 5 लाख रुपए हुआ है और ये सारी चीजें उसमें कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लिख चुके हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो पी&एल अकाउंट से आया होगा, पी&एल अकाउंट में सारे आइटम आ चुके हैं, ठीक है? सर ये मतलब 5 पॉइंट के पीएनएल के दे रखे पी&एल के दे रखे हैं, हां एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी डेफिनेटली ऑप्शन एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस करंट करंट एसेट्स। एसेट्स। एग्जाम में ऐसा हो सकता है इन 5 में से कोई एक आइटम ऐसी डाल दे जो कि इग्नोर करनी हो, ध्यान रखना उसका। इन 5 में से फिर ध्यान रखना डिविडेंड या रिजर्व या टैक्स आ जाए तो सबसे पहले लिखना है वो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले लिखना है। अभी तो 5 में सीक्वेंस जो मर्जी कर दो आप, लेकिन 5 में फिलहाल कोई सीक्वेंस नहीं है क्योंकि 5 आइटम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले आती हैं, तो पूरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आती हैं और वर्किंग कैपिटल से पहले आती हैं, फिर 5 की जगह सेम है, तो जो मर्जी कर लो 5 में से अभी फिलहाल। और कुछ सर ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस की सब है तो हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट, एक्सपेंस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट, लोन लेने के रिगार्डिंग जो भी खर्चा आता है, प्रोसेसिंग फीस हो, इंटरेस्ट हो, वो सब फाइनेंस कॉस्ट में आता है। एक क्वेश्चन था कि किसी एक ही पर्सन ने स्टार्ट किया है बिजनेस और उसमें हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो उसमें तो निकलेगा ही नहीं वजह क्योंकि एक ने कहा तो सोल प्रोप्राइटर हो गए। देखो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब आपको बताया गया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ये सिर्फ रिवाइज ये सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। कंपनी में भी सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो लेवल 1 कंपनी होने के लिए एप्लीकेबल है, कंपलसरी है। लेकिन एक बात बताओ, कोई चीज मेरे लिए कंपलसरी नहीं, मैं फिर भी करना चाहता हूं, तो कानून क्यों रोके? जैसे इंडिया में क्या रूल है अभी, 5 लाख रुपए से अगर नीचे इनकम होती है तो टैक्स जीरो है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, ना भरे। मेरी मान लीजिए 1 लाख रुपए इनकम है साल की, मैं फिर भी रिटर्न भरना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना मना करेगी। तो सोल प्रोप्राइटर अपना कैश फ्लो बनवा सकता है अपने अकाउंट में, क्वेश्चन गलत नहीं, ठीक है? और उसमें एक बैंक लोन का भी वो दे रखा था, लेकिन उसमें भी ये नहीं बताया कि उसने कब लिया। बैंक लोन वी हैव टू प्रेज्यूम किसी साल लिया होगा, अगर जैसे कुछ ईयर्स के नीचे कॉलम नहीं है, सिर्फ बैंक लोन टेकन है, कुछ लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हिंट मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता, क्लियरली नहीं लिखता क्वेश्चन, लेकिन हमें प्रिजम्पशन लेनी होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडिया लगाना होता है। सर कमीशन अलाउड भी अदर एक्सपेंसेस में आ रहा है। करेक्ट, क्वेश्चन में लिखा हो कमीशन पेड टू टेक लोन तो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, स्पेशली मेंशन हो तो। और कुछ सब ऐसे ज्यादातर सब उसमें बैलेंस शीट की आती है सब ऐड हाँ, मैक्सिमम 99% केसेस में तो बैलेंस शीट में ऐसा आता है क्वेश्चन, क्योंकि इनका बहुत इजी हो जाता है, आइटम्स भी कम है, बच्चे जनरली कर लेते हैं। हाँ जी, सर 7 हेड्स ही तो ऐसे पीएन। हाँ, और आइटम भी जनरली नाम से पता लग जाता है। सर ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, तो कैश फ्लो वाला बता रहे हो आप? अच्छा,
देखो जी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर राम कमेंस बिजनेस विद 40 लाख रुपीस which he arranged by getting a loan of 30 lakh। 40 लाख रुपए टोटल बिजनेस में लगाए हैं, जिसमें से 30 लाख रुपए लोन लिए हैं। इसका मतलब खुद की कैपिटल कितने लगाई है? 10 लाख। अब मान लीजिए फुल स्टॉप आ गया यहाँ पर, क्या करोगे बताइए इसको? सर कैश फ्लो में हाँ, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिल्कुल सही। कितना अमाउंट किस नाम से? 30 लाख 30 लाख रुपए किस नाम से? प्रोसीड्स फ्रॉम लोन प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन। और कैपिटल इंट्रोड्यूस 10 लाख रुपए, वो भी तो इंक्लूड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एसएफ में तो आएगा वो भी। है कि नहीं? तो 40 लाख रुपए पूरा आएगा, लेकिन ब्रेक होकर के आएगा 30 लाख रुपए प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन जो कि एनसीएल है, 10 लाख रुपए प्रोसीड्स फ्रॉम कैपिटल, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस 10 लाख रुपए इस नाम से, और ये दोनों ही पॉजिटिव हैं बिना ब्रैकेट के आएंगे। सर 10 लाख रुपए के मतलब ये कंपनी में बनती है कैश फ्लो, तो फिर 10 लाख रुपए अगर अभी ये डिस्कस हो रहा था जब आप बातें कर रहे थे आपस में कि कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है, लेकिन अगर कोई प्रोप्राइटर बनाना चाहे, कोई पार्टनरशिप वाला बनाना चाहे, ऑप्शनल, उसकी अपनी मर्जी से तो बना सकता है, तो रोक थोड़ी ना उसका। जैसे कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिट होता है, मतलब बाहर से पर्सन आकर के चेक करता है, गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करता है कंपनी की, वो कंपलसरी है। लेकिन कंपनियां इंटरनल ऑडिट भी करवाती हैं कि हमारे एम्प्लॉइज तो गड़बड़ नहीं करते, हमें पता होना चाहिए। उस इंटरनल ऑडिट ऑप्शनल होता है कुछ जगह। इंटरेस्ट का रेट भी दे रखा है, क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस। 20 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग में माइनस, रेंट पे किया 30,000, ये भी कुछ भी नहीं होगा नहीं ये भी इग्नोर होगा। कुछ भी नहीं होगा। कहाँ लिखेंगे बताइए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रेंट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आएगा नहीं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम ऑपरेटिंग आइटम देखते ही नहीं, है कि नहीं? प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000, ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये, खत्म हो गया। तो अगर ये आ जाए पेपर में तो हमें बनानी पड़ेगी कैश। हाँ बिल्कुल, हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जनरेट करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप है हम नहीं बना रहे, हमसे जिस मर्जी का भी कहें हमें बनाना होगा। कंपनी के लिए कंपलसरी है बस, बाकी कोई लिए कंपलसरी नहीं। सर एक क्वेश्चन मुझे भी दिखाना हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछें। सर एक क्वेश्चन नंबर 18 देख लो नोट्स का। बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। सर इसमें रेशियो वाला था डिस्कस हो गया। नहीं, रेशियो इसके नीचे जो है ना, बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज मेड, कैपिटल ये इसका तो कुछ नहीं करेंगे ना, हाँ कुछ नहीं करेगा। इग्नोर है ना ये। सर ये सर 25 क्वेश्चन ये हो क्या रहा है जो पता नहीं सर सप्री बोर्ड में ये समझ नहीं आ रहा ये मंथ्स लिखे हुए हैं मैंने, अलग अलग केस बना रखे हैं। आपको बताना है कि 31 मार्च की डेट है और इस डेटर को मैं करंट असेट में लिखूं, सीए में या एनसीए में लिखूं। पहला केस, डेटर से 9 महीने के अंदर पैसा आएगा, बताइए करंट असेट लिखेंगे एनसीए में लिखें? करंट असेट में लिखें। 11 महीने के अंदर पैसा एनसीए आएगा। नहीं, करंट में करंट असेट 13 महीने के अंदर पैसा आएगा। एनसीए 12 महीने के अंदर पैसा आएगा। करंट असेट 4 महीने के अंदर पैसा आएगा। करंट क्लियर है ये चीज? तो मैं 12 महीने का पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है कि सर विद इन 12 मंथ्स जिससे पैसा आ जाएगा
जो एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी उसे करंट एसेट कहते हैं, और जो 12 महीने के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी उसे नॉन करंट एसेट कहते हैं। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट है जी ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल को किसे कहते हैं? कैश मैंने लगाया और वापस मेरे पास कैश आ गया, इसमें कितना टाइम लगा? आई रिपीट, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? जैसे मैंने करंट असेट्स में पैसा लगाया, माना मान 1 अप्रैल को पैसा लगाया, वो वापस पैसा घूम करके मेरे पास 1 जून को आया, तो 2 महीने मेरी ऑपरेटिंग साइकिल होगी। कहाँ कहाँ घूमता है सर? कैश से हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल क्या बनता है? WIP बनता है, वो फिनिश गुड्स बनता है, कुछ दिन रखा रहता है, फिर वो बिकता है, तो डेटर्स से डेटा बन जाता है, उधार बेचते हैं। डेटर से मान लो BR आ गया, BR से वापस कैश आ गया। यहाँ पे कैश की जगह हम क्रेडिटर लिख देते हैं हमारे इसको। क्रेडिटर से उधार लिया तो उधार चुकाया, तो कितने टाइम में उधार चुकाया। ठीक है जी, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग साइकिल 2 महीने की, 1 महीने की, 2 साल की, 6 महीने की, ये डिपेंड करता है। जरूरी नहीं होता ना सर 1 साल की हो। दोनों 1 साल की, करेक्ट। अच्छा जी, हम ये केस दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए मेरी ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 9 महीने की है, और डेटर से पैसा कितने महीनों में आ रहा है। ठीक है जी, करंट असेट के लिए हमें ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल भी देखना होता है। अब आप क्या करो, 12 मंथ वाले पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं फिर मर्ज भी करवाऊंगा दोनों कॉन्सेप्ट। अभी के लिए 12 मंथ वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पैसा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आ जाएगा वो करंट असेट, जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पैसा आएगा वो नॉन करंट असेट। क्लियर हुई बात? पहले वाले केस में बताइए, डेटर करंट असेट है कि नॉन करंट असेट? करंट असेट। सेकंड केस नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने की है और पैसा 11 महीने में आ रहा, लेट आ रहा, NC हो गया। तीसरा केस नॉन करंट असेट। NC। चौथा केस नॉन करंट असेट। NC। नेक्स्ट केस करंट असेट। करंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा सर 12 महीने का, 12 महीने के अंदर पैसा आ जाए तो C है वरना NC। दूसरा सीखा ऑपरेटिंग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट, अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पैसा आ जाए तो CA वरना NC है। अब दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में मर्ज करो। जो पैसा अप टू ऑपरेटिंग साइकिल या फिर अप टू 12 मंथ आ जाए तो वो करंट असेट है। जो दोनों ही चीज फॉलो नहीं कर रहा वो NCA बनेगा। समझते हैं एक बार फिर से? पहले वाले केस में सर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पैसा आ रहा, विद इन 12 मंथ भी पैसा आ रहा, करंट। कोई भी एक चीज फॉलो हो जाए, कोई भी एक चीज फॉलो हो जाए। सर 9 महीने का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है, ये तो 11 महीने में आ रहा, तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल तो फॉलो नहीं हो रहा, तो ये तो कंसेप्ट नहीं लग रही इस वाले रूल के साथ। 12 मंथ वाला रूल लगाओ, करंट असेट है। तो करंट असेट। तो फाइनली क्या है? करंट असेट। वो में से एक भी रूल लग जाए। तीसरा, फिर 9 महीने के अंदर पैसा आना चाहिए था लेकिन 13 महीने के अंदर आ रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा, 12 महीने वाला रूल भी फॉलो नहीं हो रहा, तो ये दोनों करंट असेट हो गए पक्का। 9 महीने के अंदर पैसा आ जाना चाहिए लेकिन 12 महीने के अंदर पैसा आ रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल का रूल फॉलो नहीं हो रहा लेकिन 12 मंथ का रूल फॉलो हो रहा है, तो ऑपरेटिंग साइकिल है, करंट असेट है। करंट एसेट। ये करंट असेट। करंट असेट। हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने की है। ठीक है जी, अब आपने बताना कि कौन सी, कुछ यहाँ भी चेंजेस करता हूँ सर 13 महीने की है। हाँ जी। सारी अभी 15 में हाँ जी बताइए। सर पहले तो करंट है। ये 13 महीने वाली बताइए, CA की MC? CA। CA। ऑपरेटिंग साइकिल तो फॉलो हो गया। हाँ। लास्ट वाली NCA। MC, क्योंकि दोनों फॉलो नहीं हो रहे, ना 12 महीने वाला ना ऑपरेटिंग साइकिल वाला। क्लियर हो गया जी बात? अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। सर मगर हमने तो खुद ही 13 माने, तो 12 कैसे खुद ही? आपने ये 13 महीने माने। हमने ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने लिखा है, तो हम 12 को तो देख ही नहीं है, दोनों चीज। हाँ ऐसा कह लो, है ना? ऐसा कह लो, बिल्कुल सही बात है। इधर 13 देखेंगे तो कल अपने आप फॉलो हो गया। हाँ। और पूछे?
सर वैसे जैसे आपने नोट्स में कैश फ्लो के क्वेश्चन डाले हैं वैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं मतलब जैसे आपने इसमें दिया है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बोर्ड वाले उसमें लिखा भी हुआ है, अटेम्प्ट भी लिखे हुए हाँ वही मतलब वही आते हैं वैसे ही ये जैसे आपने इसमें डाला है वैसा आता है ठीक है तो ऐसे पता क्या होता है, जैसे हर साल ना ये बताया था मैंने पहले भी, एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा मतलब 90% से अबव वाला जो 10 नंबर का लगभग पेपर ऐसा होगा जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा और टफ होगा, जो जनरली नहीं आता, उस टाइप की ऐसी एडजस्टमेंट होगी। रीजन वही होता है कि सभी के 100 आ जाएंगे तो फिर एक बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले में थोड़ा कम पढ़ने वाले में फर्क क्या रह जाएगा, फिर 90 के ऊपर ही असल कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो जो एक आध क्वेश्चन जो है वो टफ वाला है वो कहाँ से आ सकता है, उसके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई। मैं नोट्स वाले क्वेश्चन आप सारे कर लो, टेस्ट सीरीज छोड़ दो तो आपकी 85-90% कहीं नहीं गई, वो भी अच्छे तैयार होगी। लेकिन हमें जो 90 प्लस लाना, एक भी क्वेश्चन टफ आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए, उसके लिए हमें वर्कआउट करना। तो वही कि आता तो नहीं है टफ क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे टफ, तो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं वो, इसके लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। सर मैंने देखा है कि जो नोट्स में क्वेश्चन होते हैं ना वो सेम ही मतलब जो उसमें होते हैं स्कैनर में कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ जो एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं देखो नोट्स में क्वेश्चन वही बना रखे हैं जो जितने एग्जाम्स में आते हैं उसी लेवल में, कुछ 6 क्वेश्चन को मर्ज करके 4 बना दिया, 2-3 पॉइंट हमने अपने एक्स्ट्रा डाल दिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन डाले हैं वही है थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ाता हुआ, जैसे 1 से लेके 8 तक आप देखोगे लेवल बढ़ता जाएगा। तो रिवीजन टेस्ट में भी लेवल रिवीजन टेस्ट में भी 1 में बहुत इजी, 2 में एवरेज, 3 में टफ। और पूछिए। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कहाँ है? फाइनेंस ये क्या लिखेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप, अलग इनकम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ स्क्रैप क्या चीज़ है बताया गया था, देखिए ध्यान से। तो जब राजू को ये बताया था इसमें गलती होती है बहुत, कि हर बच्चे को लगता है कि सर ये स्क्रैप बेचा है, ये हमारा थोड़ी ना सेल्स है, ये तो अदर इनकम नहीं आएगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी, कुछ कूड़ा कबाड़ा बिक गया। नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप है रॉ मटेरियल की स्क्रैप की सेल। स्क्रैप पता है 4 टर्म्स आती है कॉस्टिंग के अंदर, अब आपके लिए तो स्क्रैप की रेलेवेंट है, वेस्टेज, स्पॉइलेज, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स होती हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो ये क्या होता है, जो रॉ मटेरियल बच गया उसको हमने सेल करा, ये नॉर्मल सेल है, ये सेल नॉर्मल सेल है। जैसे हम गुड्स बेचते हैं वैसे स्क्रैप भी बेचते हैं। तो सर ये देखो कोई भी चीज नॉर्मल है या नॉर्मल है, ये आप लोग कैसे डिसाइड करते हो पता है? आप सोचते हो ये तो नॉर्मल सा लग रहा है, देखो आप मतलब क्या होना चाहिए, एक आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए हम किसी को देखिए भाई खांसा तो बीमार सा लग रहा है, नहीं खांसा तो ठीक ही होगा, ऐसा जज करेंगे, डॉक्टर थोड़ा जज करेंगे ऐसे, वो तो प्रॉपर थर्मामीटर से अपने सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे ना जज करने के लिए। तो ऐसे ही हम अकाउंटेंट को जज करना हर एक चीज, तो हमारे पास एग्जैक्ट पैरामीटर होना चाहिए, तो ये पैरामीटर लगा दो इस पर और पता लग जाएगा कि क्या है। तो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है कैसे पता लगाना, सर ये एक्सपेंस हर साल होता है, ठीक है, एक्सपेंस हर कंपनी में होता है, अगर ऐसा है तो बस ये काम खत्म, नॉर्मल है। सर स्क्रैप अनुसार कैसे होगा, ये तो न्यूज़पेपर वगैरह नहीं स्क्रैप न्यूज़पेपर नहीं होता, जिसको लोग ना स्क्रैप कहते हैं। स्क्रैप क्या होता है, रॉ मटेरियल, शर्ट का कपड़ा लेकर के आए हम, कपड़ा लेकर के आए, थान जो होता है उसको हमने कटिंग करके शर्ट बना दी, तो जो कतरन बच गई तो वो काफी सारी बच गई, उसको हमने टेम्पो में भर करके बेचा, उसको उसके भी हज़ारों रुपए मिलता है। तो नॉर्मल हमारे गुड्स का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, हर बिजनेस में हो रहा होगा, हर साल हो रहा होगा, नॉर्मल से एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी ना, अदर इनकम थोड़ी ना, ठीक है। ग्रेजुएटी पेड, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक, ये हेडिंग का ही नाम है ना, आगे हेडिंग क्या है और ये बताई गई है।
173 पेज पे क्वेश्चन रिजोल्यूशन वाला उसका लास्ट पॉइंट 173 पेज पे रिजोल्यूशन वाले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट चलिए C/2 होगा X was allowed a remuneration of 25,000 and expenses of realization were to be borne by him. Firm paid realization expenses of 10,000. सर मैं हाँ बताऊं जी, बताइए। पहली एंट्री पहले 25,000 की बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और वो ट्राई कीजिए। पहले 25,000 की बात करेंगे सर। नहीं रिवैल्यूएशन टू एक्स कैपिटल फिर रिजोल्यूशन है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता। और रियलाइजेशन सर रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 25,000। रेम्युनरेशन में तो कोई केसेस है ही नहीं, कोई वैरायटी है ही नहीं, हमेशा की एंट्री होगी। तो सर गलती से बोल देता एक्सपेंसेस की ट्राई करें। सर एक्स X कैपिटल capital अकाउंट to डेबिट cash. टू कैश अकाउंट बिल्कुल सही। कौन सा केस है ये? बताएंगे पर बियर बाय कौन, पेड बाय कौन? वो बियर बाय पार्टनर पेड बाय फर्म बियर बाय पार्टनर, पेड बाय। जब भी पेड बाय फर्म होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। जब भी बियर बाय पार्टनर होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। अगर हम इसे मर्ज करेंगे तो गलत हो जाएगा है ना 26 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? 26 मैच द फॉलोइंग। किस बेस पे जज करेंगे बताइए। पहला पॉइंट सर इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहने का। अच्छा जी, जैसे ए पॉइंट पढ़ रहा हूं पहले मैं। ए पॉइंट इंक्रीज इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। सर एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ रही है तो इसका जीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सेम रहेगी। वजह वजह सर क्योंकि सैलरी इंक्रीज होना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और जीपी डायरेक्ट एक्सपेंस से फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। जीपी जो होता है वो सीओजीएस तक कंसीडर करता है एक्सपेंसेस को। जीपी ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। जीपी ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है और ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग में आता ही नहीं। तो सैलरी हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, इस बात से जीपी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ए ऑप्शन में थर्ड पॉइंट बन जाएगा जीपी विल रिमेन सेम। बी पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन में मान लो जीपी की नेट प्रॉफिट रेशियो होती, ए पॉइंट में क्या करते थे? नेट प्रॉफिट रेशियो घटती के बढ़ती? घटती सर। घट जाती क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा, प्रॉफिट घटेगा। बी पॉइंट इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल बढ़ गई इससे वो इसका होगा जीपी बढ़ जाएगा जीपी बढ़ जाएगा बताइए। जीपी बढ़ जाएगा। सर सेल बढ़ेगी पैसा आएगा तो अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा सोचिए फिर से।
पीयूष आप भी आंसर दें। सर बढ़ेगा ही तो जीपी। सर हाँ वही क्वेश्चन सर सेल इंक्रीज होगी तो Sale प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। पैसा आएगा हमने तो प्रॉफिट। देखिए फॉर्मूला बताएंगे पर फॉर्मूला क्या है जीपी रेशियो का। जीपी अपॉन ऑपरेशन जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है कि नहीं। अब मुझे पता है कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो कैसे बढ़ेगा। कम हो जाएगी। जीपी रेशियो सर डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से जीपी भी तो बढ़ ही जाएगा। हाँ सर ये भी है। देखो जब क्वेश्चन बोलता है ना कि यहाँ चेंज है वी हैव टू प्रिज्यूम कि सिर्फ यही चेंज है, अदरवाइज तो पता है आंसर विल रिमेन सेम रहेगा अगर आप कोरस्पोंडिंग इफेक्ट जीपी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फिर ऐसे क्या होता है, मान लो जैसे पॉइंट में ये कह रहा सैलरी बढ़ गई, इसका मतलब पता है क्या बेसिकली कि सैलरी का मॉडल में लिखा था वो गलत लिखा था, अब उसको ठीक करेंगे तो बढ़ गई, इस वजह से बढ़ गई। अब सेम पॉइंट जीपी में निकाल लिए पहले, आपने देखा कि सीजन में गलत लिख दी, ज्यादा लिख दी तो उतना ही जीपी है लेकिन सेल ज्यादा हो गई, हमने सेल कम लिखी हुई थी। तो हमने 4 लाख का जीपी लिखा था और 12 लाख की सेल लिखी थी, तो ये 33% जीपी आ रहा था। हमने देखा कि सेल तो हमने कम लिखी हुई है, फिर 12 लाख की सेल तो 16 लाख सेल इंक्रीज हो गई, अब जीपी कितना रह गया, कम हो गया। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा तो रेशियो तो घटेगी। क्या पता ये एरर हो। हाँ है ना। ठीक है जी। तीसरा कहता है जी इंक्रीज इन सीओजीएस, बताइए इंक्रीज इन सीओजीएस, सीओजीएस बढ़ रहा सर डिक्रीज ही होगी सभी करेक्ट, बिकॉज़ जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीओजीएस, अगर ये बढ़ेगा तो जीपी कम हो जाएगा, न्यूमरेटर कम होगा तो आंसर भी कम हो जाएगा। तो बी और सी दोनों ऑप्शन में आंसर आएगा जीपी विल डिक्रीज। सर जीपी विल इंक्रीज हो जाएगा फिर। सर वही नहीं आएगा। तो सर ये मैथ्स फॉलोइंग वैसे क्रॉस क्वेश्चन भी तो आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन भी था जिसमें 3 1 2 3 थे और 4 ABCD थे, ऐसा भी था। सर ऐसे में हम दोनों में एक ही लिख के आएंगे बस। हाँ क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। क्विक रेशियो पे क्या इंपैक्ट होगा अगर हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में, बताइए क्या इंपैक्ट होगा। सर डिक्रीज सर- हो जाएगी क्विक रेशियो डिक्रीज हाँ वजह करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी और न्यूमरेटर स्टॉक को में आना नहीं है। आएगा। मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं रहेगा और डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है जी क्विक असेट और करंट लायबिलिटी। हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं तो हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, स्टॉक भी बढ़ेगा लेकिन न्यूमरेटर में स्टॉक है ही नहीं, क्विक असेट में स्टॉक आता ही नहीं।
तो डिक्रीज आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं क्विक रेशियो को बना रहा हूँ करंट रेशियो। सी अपॉन सी एल तो दोनों में प्लस हो जाएगा, ऊपर भी प्लस हो जाएगा, Same. एसेट भी बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, सेम रहेगा। तो छोटे मोटे ऐसे ही चेंज करता हूँ मैं टेस्ट में, तो आप लोग मार्क्स नहीं ला पाते। सर हमने करंट रेशियो तो बोल दिया सी अपॉन सी एल। बताइए, इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज रीजन के साथ आंसर है। तो मेरे हिसाब से तो नो चेंज है। वो कोई आंसर आंसर डिक्रीज। सर डिक्रीज ही आ रही है। याद कीजिए, जब ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, अगर ऐसा हो रहा हो तो हम इंस्टेंट आंसर नहीं देते, हम चेक करते हैं न्यूमरेटर बड़ा कि डिनोमिनेटर बड़ा या दोनों इक्वल। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो आंसर नो चेंज रहेगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो अपोजिट हो जाएगा, और न्यूमरेटर छोटा है तो जो चीज हो रही है वही रहेगा। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी इसकी, रिवीजन नहीं है आप लोगों का। क्वेश्चन में रेशियो देखिए 1.2:1, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे में जो भी साइन आ रहा है ऊपर नीचे उसका ऑपोजिट आंसर रहेगा। अगर दोनों जगह प्लस हो रहा है तो आंसर माइनस, दोनों जगह माइनस हो रहा है तो आंसर प्लस। इसका अमाउंट से आपको लॉजिक बताया गया था क्लास में, अमाउंट लेकर एग्जांपल लेकर। सर मगर रेशियो तो आपने तो ये कहा था ना कि बस वो कि हमने परचेज करी तो क्या होगा, तो प्लस माइनस प्लस प्लस ही होगा। तो आपने इसको देखते हुए कहा था, मतलब रेशियो को। 1.2:1 नहीं। अच्छा, तो अगर आप 1.2:1 नहीं देखते तो भी आप आंसर थोड़ी दे सकते हो कि सर नो चेंज आएगा, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। तो मुझे पहले स्टार्टिंग रेशियो बताओ, यही मानने है या अलग मानने है। एग्जांपल लेते हैं 1.2:1 दे रखा है, एग्जांपल 12,000 10,000, 1.2:1 ही आएगा काट करके। ठीक है, हमारे कुछ गुड्स खरीदे हैं उधार में, मैं यहाँ मान 10,000 गुड खरीद 10,000 के यहाँ पर और 10,000 यहाँ पर, तो ऊपर हो गया 22,000 और नीचे हो गया 20,000, ये 1.1 आ गया आंसर। पहले 1.2 था और 1.1 डिक्रीज हो गया, दोनों जगह प्लस तो आंसर माइनस, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो। उसको बहुत से रिवाइज करके आए जी, ये नहीं आती चीजें, तो जांच लेना समझे 9 से 12।